चलिए एक्सरसाइज 5.2 इस वीडियो में इंट्रो पार्ट कवर होगा केवल। जैसा आपने देखा होगा एनसीईआरटी में हेडिंग पड़ी थी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, उस पर आएंगे, जरूर उस पर आएंगे, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है इन नामों के बारे में पहले जानेंगे। और एक ही होता है इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि डिफरेंशिएशन जो हम लोग सुनते आ रहे हैं या डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव, इनमें डिफरेंस क्या है और इनके रियल लाइफ यूज़ क्या हैं। और एक चीज़ बताएं कि 11वीं क्लास में जितना भी डेरिवेटिव चैप्टर 13 में जो पढ़ा था वो सारी बातें हम लोगों ने रटी थी, जैसे प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, उनके प्रूफ भी होंगे, बट प्रूफ का वीडियो अलग बनेगा, वो आकर इसमें नहीं बना रहे क्योंकि ये कवर करेंगे एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट, क्योंकि बच्चों को पहले नंबर चाहिए, तो इसमें बीच बीच में फिर भी मैं काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता रहूँगा। और इस चैप्टर को मतलब डिफरेंशिएबिलिटी को अगर डीप में पढ़ेंगे तो कम से कम 5-6 घंटे की एक क्लास होगी, तब जाके पूरा कंसेप्ट समझ पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आप लोग ही कहोगे आगे जाके सर हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन या हमने पढ़ा था ये आपके ट्रिगोनोमेट्री, इनका रियल लाइफ यूज़ कहाँ पर हो गया, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, तो आज वो भी बताया जाएगा कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने क्लास 11 चैप्टर 13 में पढ़ा था। अच्छा, डेरिवेटिव का एक और नाम होता है, बताओ कोई, डिफरेंशिएबल। अच्छा, एक और नाम होता है, बताओ कोई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, किसी भी नाम से जाने जा सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब ये मैं क्यों बताया आपको, देखो अब आपके में केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये 11वीं क्लास में इन सारे नाम का आपने जिक्र किया होगा, पढ़ा होगा वहाँ पे आपने, तो केस स्टडी में वो लोग हो सकता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव ना बोलें, तो आपको लगेगा यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जान लो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये एक ही बात होता है। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे देखना डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, अभी पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है, जैसे x की पावर n क्या होता है, nx n-1, तो ये एक प्रोसेस है ना। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसको छोड़ो, इसका डिफरेंशिएशन, इसको, वो सब एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ऐसे ही पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रोसेस टू फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अच्छा, रिवर्स प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग कैलकुलस में बोलेंगे इंटीग्रेशन, वो आगे की बात है। अच्छा, फिर आ जाओ डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब एक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ये करने लायक है या नहीं, एबिलिटी मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये जान लो कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको ये बताया नहीं कि डेरिवेटिव क्या होता है, ये अभी तक नहीं बताया, बस ये जो नाम लिखे थे इनमें पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डेरिवेटिव का नाम डिफरेंशिएबल, एक और नाम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको नाम, इनके यूज़ मिलेंगे सीधे, तो भूलना मत इनको। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसको फाइंड करने का, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी, ये जैसे 12th क्लास का 5.2 का टॉपिक यही है, डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब आपको फंक्शन दिया जाएगा और कहेंगे चेक करो कि क्या आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या नहीं, तो चेक करना कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, तो एबिलिटी हम चेक करेंगे कि एबल है या फिर नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब भाई साहब आ जाओ डेरिवेटिव। अब देखो एक्सरसाइज 5.2 से 5.7 तक डेरिवेटिव ही फाइंड करना है आपको, ठीक, और 11वीं क्लास में भी फाइंड किया था, और 5.2 से 5.7 तक तो है ही, चैप्टर 6 भी टोटली इस पर डिपेंड है, टोटली इस पर डिपेंड है, चैप्टर 7 टोटली इस पर डिपेंड है, चैप्टर 8 और 9, मतलब इस टॉपिक पे आपके लगभग 5 चैप्टर हैं डिपेंड, जो 40 नंबर का कंसेप्ट है, ये बेसिक है। तो आज इसको समझते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत तो याद पता ही होगा, dy/dx बहुत सुना होगा,
सुना था, बहुत सुना था, dy दबा के सुना था, dy ओवर dy। तो यहाँ पर जो ये x वेरिएबल होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताएंगे क्यों बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, y को डिपेंडेंट। अब देखो क्या होता है, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, और आज आपको रियल लाइफ की यूज़ बताएंगे, यहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इसके कारण आपको कितना लॉस है और कुछ लोगों को कितना फ़ायदा, दोनों बताएंगे। देखो dy ओवर dx का मीनिंग क्या होता है, अगर x में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, x में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, x में थोड़ा सा चेंज dx, x है उसमें थोड़ा सा चेंज, तो उसको dx से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज़ है, डेल्टा x भी पढ़ा होगा एरर वाले 11 क्लास फिजिक्स में, इन दोनों में डिफरेंस है, वो भी बताएंगे। लेकिन बोला ना मैंने कि अगर इस टॉपिक को डीप में गए आपको तो 5-6 घंटे की क्लास होगी, तब आपको बेसिक डिफरेंस समझ आएंगे। तो अभी इस वीडियो में केवल नंबर वाली बात कर लेंगे, बेसिक भी बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाएंगे इसके प्रूफ के। अगर x में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब dx, तो x में चेंज हुआ, उसके रेस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में। जैसे आपको एक फंक्शन दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 पुट करो, y क्या है 1, x की वैल्यू 2 पुट किया, y क्या आया, तो x में चेंज हो रहा है तो y भी तो चेंज हो रहा है। बट हमको फाइंड करना है कि y किस रेस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, किस स्पीड से चेंज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो ये होता है ऐसे क्वेश्चन, जैसे आप जानना चाहते हैं कि सर, अब रियल लाइफ यूज देखो, आप जानना चाहते हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस अभी 3 है, तो एरिया कुछ होगा इसका। अब इसकी रेडियस मैंने कर दिया 4, तो एरिया अब कुछ होगा, एरिया चेंज हो रहा है ना, जबकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर में अगर चेंज हो रहा है मतलब डी आर, तो एरिया में भी तो चेंज होगा, मतलब आप यही तो होगा, आर चेंज हो रहा है। और नीचे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि आर आप कुछ भी ले सकते हो, अभी आप फ्री हो, यस और नो। आर में कुछ भी चेंज करो तो वाई में भी तो चेंज होगा। आप जानना चाहते हो कि वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब आपको फाइंड करना है डी ओवर डी, और इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। मतलब कोई चीज़ हम ड्राइव करते हैं, डेरिवेटिव ना, हम जानना चाह रहे हैं, ड्राइव करना चाह रहे हैं कोई चीज़, कि एक कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ कैसे चेंज हो रही है। अब देखो रियल लाइफ यूज, आप के जितने भी चालान कटते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव का यूज़ होता है। कैसे, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे मान लो ये एक्सप्रेस वे है, ठीक, वहाँ पे लिमिट होती है कि भाई यहाँ पे आपको स्पीड रखनी है अपनी 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सर। और आप वहाँ से बाइक लेके गए, अगर स्पीड आपकी 81 है तो आपके घर पे चालान आ जाएगा। अब तो उन्होंने ऑटोमेटिक लगा दिए वहाँ पे, देखा होगा जो जितने भी एक्सप्रेस। कैसे हो गया, कैसे पहचान लिया उन्होंने कि हमारी स्पीड 80 से ज़्यादा है। अब आपको अगर किसी की स्पीड चेक करनी है तो इसके 2 सॉल्यूशन हैं, 2 तरीके हैं फाइंड करने के। देखो क्या, एक बंदा बाइक पे जा रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाइक है, ये बाइक पे जा रहा है, ठीक है, बंदा इसकी स्पीड 80 है मान लो। अब आपको चेक करना है कि इसकी स्पीड 80 है या 80 से कम है, तो आप भी इसके साथ बाइक लेके दौड़ो, यस और नो। आप जैसे इसके साथ आ गए, फिर अपना मीटर देखो, स्पीड 80 तो आपको इसकी भी स्पीड 80, पहला तरीका। दूसरा, इसके पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, इसके देख लो भाई कहाँ 80 से, जैसे ही 81 में चालान काट के दो, लो भैया चालान लो अपना। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अब कैसे, मशीन में जो फंक्शन होते हैं, जो लोग बच्चे कंप्यूटर साइंस के समझेंगे, इसको रिलेट करें, कोडिंग होती है इनमें, तो वहाँ कोडिंग ऐसी करती कि जैसे स्पीड 80 से ऊपर गई तुरंत आपका चालान कट जाएगा, वो आपको इंडिकेटर बता देगा कि भैया आपकी स्पीड 80 से ऊपर है। लेकिन सर हुआ कैसे ये, कैसे इस जो भी मशीन है, इस मशीन ने कैसे चेक कर लिया कि इसकी स्पीड 80 से ऊपर है। तो उसके, हाँ टॉर्च मारो, अभी आएंगे उस पर ना, कंप्यूटर साइंस के सारे बच्चे नहीं ना। तुम डेनिस रिचे मत बनो, बताना कौन है डेनिस रिचे, फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सुनो, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी जो स्पीड 80 से कैसे हो गई, उसके पीछे का जो सारी फंक्शनिंग है वो होता है डेरिवेटिव हमारा। ये डेरिवेटिव का रियल लाइफ यूज़ है। क्या यूज़ है, रियल लाइफ यूज़, मतलब एकदम कि जहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि सर हम लोग कहाँ पे इसका यूज़ करें। और देखो जितने फ्लाईओवर बनते हैं कहीं पर भी, सब में डेरिवेटिव का यूज़ है। आपने देखो ना फ्लाईओवर बनते कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको ऐसे बना दो ना, ऐसे, क्या दिक्कत है। तो ये जो स्लोप देखा जाए, अभी आगे आएंगे, स्लोप हर पॉइंट पे चेक करते जाते, तो वो भी डेरिवेटिव का रियल लाइफ यूज़ है।
ठीक है। और एक सर्कल वाला मैंने बता दिया कि जैसे सर्कल में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव का यूज है। तो फाइनली डेरिवेटिव क्या है कि अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी किस स्पीड से चेंज हो रही है। जैसे एक और, टाइम बढ़ता जाता है तो सूरज है ना, अभी यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर आ गया, टाइम चेंज हुआ तो उसकी पोजीशन चेंज हुई। खैर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बताते हैं कि सूर्य रुका हुआ है, अर्थ घूमती है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे अभी। कंसेप्ट समझो, टाइम चेंज हो रहा है तो सूरज की लोकेशन भी चेंज हो, तो किस रेट से चेंज हो रही है, तो ये भी अगर हम जानना चाहते हैं तो ये केवल और केवल हमको डेरिवेटिव ही बताएगा। ठीक है सर, तो ये इसके रियल लाइफ यूज बताने की मैंने कोशिश की। अब इनके पीछे का लॉजिक क्या कि सर कैसे चालान कट गया, क्या सब कट गया, तो उसके लिए हमको डेरिवेटिव समझेंगे। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट, उसका प्रूफ भी बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा कि 11th क्लास में हमको बताएगा कि एक्चुअली में डेरिवेटिव क्या बताता है। इसको मत भूलना, डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इसको तो भूलना ही मत। पूरा 6 चैप्टर जो है नेक्स्ट, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है। डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इसको भूलना मत, इसका प्रूफ करेंगे बाकायदा बढ़िया तरीके से, सब कुछ करेंगे, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। अभी केवल बेसिक बातें बता रहा हूँ, इसको आप रिलेट कर पाओ एक्चुअली में कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव का नाम डिफरेंशिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका नाम होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है वो भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था 5.1 में कि कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। अब क्वेश्चन चेंज होगा, एक फंक्शन दिया जाएगा और चेक करेंगे कि वो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, मतलब क्या उस पॉइंट पे आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को इसी में ही कवर करेंगे और डिफरेंशिएशन के जितने सारे फार्मूले वो भी सब इसमें एक एक करके बताएंगे, उसका प्रूफ भी आपको बताएंगे। तो अभी तक कोई दिक्कत, रियल लाइफ यूज समझ गए। नंबर वाली बात अभी बहुत कम हुई है, नंबर वाली बात में अगर कुछ हुआ है तो केवल ये हुआ, इनके नाम याद रख लो कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि इसका क्या नाम है। डिफरेंशिएशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि यार वो उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हर फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बता दें, इसको भूलना मत, 2 मिनट के अंदर इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। हटाओ आके इसको, लिखने का केवल ये याद। चलिए अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, मतलब उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने आ रहा है, क्योंकि हर फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे याद आ रहा होगा चैप्टर 3 में हर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते, फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स था, ऐसे यहाँ पे हर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, धीरे धीरे सब पता लगे ऑटोमेटिक। अब देखिए कह रहे हैं कि अ फंक्शन f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, the derivative at x equals to c, f dash c is equals to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, खैर इन चीज़ों पे मैं जाता नहीं हूँ। ये एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रटना मत बिल्कुल भी, इसको देखो मत, लिख इसलिए दिया कि कल को आप एनसीईआरटी देखो तो आपको सरने इस टाइप का कुछ नहीं होता। इन सब का प्रूफ करें, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। सबसे पहले आते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन कि जिनमें रियल वैल्यू पुट करो और आंसर भी रियल आए। अब आप कहीं सर एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो नहीं है रियल वैल्यूड फंक्शन, तो बहुत सारे हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। क्या आप यहाँ पे x की जगह -1 पुट कर सकते हो, नहीं पुट कर सकते, लेकिन इसको रियल वैल्यूड अब बना देंगे कि x की वैल्यू 0 के बराबर है, अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया, ठीक है सर। तो और उस फंक्शन का c पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करो, तो डेरिवेटिव तभी फाइंड हो सकता है जब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब ये क्या है, इस टाइम बिल्कुल मत जाओ, इसीलिए मैंने पहले से डायग्राम बना के रख दिया। अच्छा, ये एग्जिस्ट करती है, इसका मीनिंग समझो। जैसे आपको याद आ रहा होगा कंटिन्यूटी में अगर कहीं पर ये लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू c f x एग्जिस्ट,
तो इसका मीनिंग क्या होता था कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब ये चीज़ बराबर होनी चाहिए थी। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब c एक नंबर है माइनस वाला और प्लस वाला, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही कह रहे हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे c नेगेटिव और c पॉजिटिव दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एग्जिस्ट करने का मीनिंग बता रहे हैं। वहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस, तो जहाँ जहाँ x है किससे रिप्लेस कर दो, c माइनस h से। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, और c को तो c ही रहने दो। क्यों, क्या बोला है कि x को रिप्लेस कर दो c माइनस h से। उठ के बेटा यहाँ पे इतना थप्पड़ आऊँगा ना तुझे, यहाँ पे आजा शांति से, पाला इस तरफ आजा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा फिर भी हंसी आ रही तुझे, है गधे हो एकदम क्या तुम। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात है उसमें तुम हंस रहे। फिर x को रिप्लेस कर दो c माइनस एच से, तो यहाँ पे भी c माइनस एच और माइनस कर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव। अब ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव। तो वो जब आप निकालने बैठेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, निकाल ले को, इतना तो यार कर ही लेंगे ना। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन c पॉइंट पे डेरिवेटिव है, मतलब उसको आप फाइंड कर सकते हो, डिफरेंशिएबल है c पॉइंट पे। क्या चमका, ठीक है। अगर कोई, जैसे अभी क्वेश्चन आएगा, अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन, जैसे 9 और 10 क्वेश्चन है 5.2 के, और 4 नंबर में आता है सीधे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको फंक्शन दे दिया, कोई भी ले लो फंक्शन है, और बोला गया 2 पर चेक करो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो भाई साहब ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं। पूरा कंटिन्यूटी जैसा है। पर प्रॉब्लम आती है सर ये चीज़ कहाँ से आ गई, अब देख लो ये चीज़ कहाँ से है, केवल बता रहा हूँ ये चीज़ कहाँ से आ गई है। बट आपको नंबर वाली बात कहें तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, बस नंबर वाली बात करें तो। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। और देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, डेरिवेटिव बताता क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताता है, ठीक है। तो अब वो कैसे बताता है और ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ गई अभी पता लग जाता है, ठीक है। अब सुनो, अब हमारे पास एक ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और अगर फंक्शन है तो फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो मैंने उसका एक y इक्वल्स टू एफ एक्स का एक कर्व के शेप में ग्राफ बना, कैसा भी आप बना लो, बट आपको समझा रहे हैं। चलिए, अब आपसे कहा गया कि इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करो। आपको याद आ रहा होगा ग्राफ कैसे बनते थे, ऐसे बनाते थे ना, x और y ऐसे तो होता था, यस और नो। तो मैंने आपसे कहा कि इस ग्राफ में c पुट करो, x की जगह क्या पुट करो, c। तो y किसके बराबर, fx के, तो x की जगह क्या पुट कर दो, c। तो क्या ये fc हो जाएगा, यस और नो। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, c, fc, यस और नो। तो ऐसे मैंने कहा मान लो c पॉइंट यहाँ का ही होगा ये, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप बोलोगे c, fc। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया a, ठीक है आकाश। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, c, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होता है, fc, ये पढ़ा छोटी क्लासेस में। अब आपसे मैंने कहा कि c पॉइंट है, उससे h डिस्टेंस दूर जाओ। कितना दूर जाओ, h डिस्टेंस, मान लो h हो गया यहाँ तक, यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, h हो गया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, c प्लस है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, x की जगह क्या पुट कर दो, c प्लस h। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच। तो मान लो मैंने कहा वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए c प्लस एच एफ सी प्लस एच, यस और नो। इसका नाम मैंने दे दिया b।
और ये डिस्टेंस कितना है h। अब वही h डिस्टेंस पहले ले लो, मतलब कम कर दो, मतलब मान लो मैंने कहा यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई c माइनस एच। अगर ये पूरा c है और ये डिस्टेंस h हमने कम कर दिया तो ये कितना होगा c माइनस एच। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे c माइनस एच कॉमा एफ सी माइनस एच। यस और नो, पक्की बात है। और देखो हल्का फुल्का दिख भी रहा है एफ सी माइनस एच एफ सी प्लस, हल्का हल्का दिख रहा है ना। चलिए जी ए बी ये प्रूफ हो रहा है और ये 1 लाख रुपए की बात है, बढ़िया तरीके से समझ लो। अच्छा अब ये कर्व है, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ए से बी को मिलाओ, ए से बी को मिला दिया मैंने, तो क्या हम ए बी को कॉर्ड बोल सकते हैं या सीकेंट बोल दो? अगर आर पार निकाल दिया तो सीकेंट बोल दो, अगर इतना, क्या हम ए बी को कॉर्ड बोल सकते हैं? यस और नो, छोटी क्लास में पढ़ा है। सी से ए को मिलाया तो ये भी एक कॉर्ड हो गई, यस और नो। चलो अब आ जाइए भाई साहब, इसका हो रहा है प्रूफ। किस चीज़ का प्रूफ हो रहा है? इन सब चीज़ों का प्रूफ हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप ऑफ अ कॉर्ड ए बी, स्लोप ऑफ अ कॉर्ड ए बी, 11th क्लास चैप्टर 10 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ा है ना आपने। अगर दो कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 x2 y2, उसका स्लोप पूछा जाता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया x1, इसको ले लिया y1, x2, और अगर कमज़ोर बच्चों को दिक्कत हो रही है तो इतना याद रख लेना, मैं प्रूफ जरूर बताऊंगा क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे अपने आप को कि एक्चुअली में डेरिवेटिव में होता क्या है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ कॉर्ड ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है, y एफ सी प्लस एच, माइनस y1 क्या है एफ सी, अपॉन x2 क्या है c प्लस एच, और x1 क्या है, तो कितना निकल के आया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। देखो जरा, थोड़ा थोड़ा मिलने लगा ना हमको, सब मिलेगा, चिंता नहीं करो। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बात है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ जगह देख के। ये है, ये कॉर्ड है, क्लियर है जी। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, h है। ठीक, मैंने कहा h को थोड़ा सा कम करो, मतलब b पॉइंट यहाँ पर आ गया, मान लो अब h ये हो गया, b यहाँ पर आ गया, यस और नो। मैंने कहा h को और कम करो, h यहाँ पर आ गया, अब b पॉइंट ये हो गया, यस और नो। मैंने कहा h को और कम करो, और h को इतना कम कर दो कि h की वैल्यू लगभग 0 ना हो, 0 के बहुत आसपास हो। तो b पॉइंट कहाँ पर आएगा, b a के बहुत पास आ जाएगा, यस और नो। समझ रहे बात को? अभी क्या था, b यहाँ पर था, ये डिस्टेंस h है। अब h पता नहीं कितना, 10 20 30 हमको नहीं पता। मैंने कहा भाई साहब h को इतना कम कर दो ना, इतना कम कर दो, मतलब 0.00001। और फिर मैंने आपसे कहा कि a ये रहा, बताओ b कहाँ होगा, फिर b भी तो यहीं पर ही होगा। और फिर मैंने आपसे कहा कि a से b को मिला दो, a से b को, तो क्या जो कॉर्ड था वो टेंजेंट नहीं बन जाएगा? क्या जो कॉर्ड था वो टेंजेंट नहीं बन जाएगा? टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करता हुआ आता है। तो जब आप बी को बहुत पास लेकर आ गए, जब बी को बहुत, तो जो कॉर्ड था या सीकेंट बोलते हैं उसे, एनसीईआरटी में सीकेंट बोला गया, जो सीकेंट था क्या वो टेंजेंट नहीं बन गया? दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। ये बी पॉइंट यहाँ पर है, अभी h का डिस्टेंस इतना है, मैं इस फिगर को बिगाड़ना नहीं चाह रहा इसलिए मैं साइड में बताया। अब h को कम करो, h यहाँ पर आएगा, h कम होगा तो b भी साथ आएगा, और पास लाओ, और पास लाओ, और पास लाओ। मान लो b यहाँ पर आ गया, बहुत पास आ गया, a ये रहा और b भी यहीं पे है। मैंने कहा a से b को मिलाओ, तो एक जो लाइन जाएगी वो केवल सर्कल को टच करती हुई जाएगी, तो उसको टेंजेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट बनी कब है, ये टेंजेंट कब बनी आकर, जब h की वैल्यू 0 के बहुत पास आ गई, मतलब लिमिट h टेंड्स टू, यस और नो, यस और नो। तो इसका मतलब देखो ये किसके बराबर चल रहा है, स्लोप ऑफ अ। तो क्या आप एक बात ना बताओ, क्या आप इसको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी स्लोप ये था, अब y2 माइनस y1 और सॉल्व किया, और तो बाद में ये चीज हमने प्रूव कर दी, तो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ अ। तो ये क्या बताता है, स्लोप, ऐसे बताता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्लियर है? लेकिन अभी ये कौन सी चीज निकल के आई है, राइट हैंड। पता है क्यों? क्योंकि अभी हम राइट हैंड से आए हैं।
अभी हम कहाँ से आए हैं, अब हम जाएंगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, तो उसको भी देख लो। तो अब आपसे मैं कहता हूँ कि स्लोप ऑफ अ कॉर्ड CA, तो फॉर्मूला तो यार वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई भी कंसेशन नहीं होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो ये x1 y1, तो अब इसको ले लो x2 y2, तो y2 क्या होगा, FC माइनस h माइनस y1 बोले तो FC, और x2 माइनस x1 C माइनस h और माइनस का C कैंसिल हो गया। तो देखो ये चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देते हैं इसको, तो ये हमारे पास हो गया FC माइनस h माइनस FC अपॉन, अब वही वाली बात, इस h को कम करो, C को और पास लेके आओ, और पास लेके आओ, तो जब C यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैंने कहा A से C को मिलाओ, तो क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट हो जाए, पक्की बात है। लेकिन कब होगा टेंजेंट, जब हम बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 FC माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h, यस और नो। तो हम गए लेफ्ट हैंड से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब एक बात सुनो, क्यों ऐसे फंक्शन है, बहुत से ऐसे फंक्शन है कि जिनका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। देखो अगर कैसे, अरे हट जाओ यार, ये C पॉइंट है, C पॉइंट को जैसे ये A है, ये C है और ये B है, इस C को यहाँ पे लेके आए, बहुत पास लेके आए, फिर एक टेंजेंट बनाया, B को भी बहुत पास लेके आए, जब C और B को दोनों को A के बहुत पास लेके आए, तो जब आपने एक लाइन ड्रॉ की ना, तो वो टेंजेंट इस वाले का टेंजेंट और इस वाले का टेंजेंट एक ही अगर है, मतलब दोनों बराबर हैं, क्योंकि टेंजेंट तो कायदे में देखे जाए टेंजेंट तो हमारे दो होंगे ना, जब C को लेके आए तो एक टेंजेंट बनाया, जब B को लेके आए तो भी एक टेंजेंट बनाया। अगर वो दोनों टेंजेंट एक के ऊपर एक हैं, मतलब कोइंसिडेंट हैं, ओवरलैपिंग है, कहने का मीनिंग क्या, बराबर हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर हैं तो हम बोल देते हैं, तभी हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। नहीं समझ आई ये बात, नहीं आई समझ में, समझो ना। सुनो हुआ क्या इसके पीछे, मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्योंकि भैया तो प्रूफ होते हैं तो लॉजिक तो बढ़ जाता है। ये है, आप B को A के बहुत पास लेके आए, ठीक है, मान लो B यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो आपने लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट ये आया, ठीक। आप C को भी A के बहुत पास लेके गए, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपने देखा कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है, मतलब दोनों टेंजेंट क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि A पॉइंट पर एक ही टेंजेंट जाएगा, A पॉइंट पर क्या जाएगा, एक ही टेंजेंट जाएगा। तो दूसरी बात डेरिवेटिव बताता क्या है, ओनली यूनिक टेंजेंट ड्रॉ, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम गिवन पॉइंट, मतलब जो एक पॉइंट दिया गया है उससे केवल अगर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डेरिवेटिव है। पक्की बात है। अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उस पॉइंट पर अगर पूछा गया है कि भैया इस पॉइंट पर डेरिवेटिव फाइंड करो, तो अगर किसी ने कहा कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मीनिंग क्या है, उस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जाएगा। क्या जाएगा, एक ही टेंजेंट। इसीलिए दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं, हर कोई फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ध्यान से सुनना, जितने भी फंक्शन हैं, कोई भी फंक्शन अपने एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। पूछो क्यों। जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया, ये रहा, ये इसके एंड पॉइंट है। क्या है ये इसके एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, यस और नो। इस पॉइंट पर कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन अपना एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। कारण क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव बताता है कि एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पॉइंट पे। जैसे अगर ये पॉइंट है ना, और आपने कह दिया कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा यहाँ से। लेकिन एंड पॉइंट पे तो कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। तो कोई भी फंक्शन अपने एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्या ये बात मैं समझा पाया? ठीक है। और डेरिवेटिव बताता है क्या, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बताता है। तो कहाँ से प्रूफ किया, यहाँ से प्रूफ किया। पहले तो हमने स्लोप ऑफ अ कॉर्ड लिया था ना, कॉर्ड लिया था, बाद में हमने प्रूफ कर दिया यार यही तो टेंजेंट इसके डेरिवेटिव के बराबर है। दूसरी चीज़ क्या बताता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट से केवल एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होता हो जाएगा बस।
और अगर दूसरा चला गया तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए अब देखो, इसीलिए देखो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस हर जगह होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। पूछो क्यों? तो देखो ऐसे, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ यही तो होता है, और मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है लेकिन इस कॉर्नर पे तो कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, ये हो गया, जो उसको टच करता हो जाएगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन अपना जीरो पर या किसी भी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है लेकिन कंटिन्यूस हमेशा होता है। तो ये डिफरेंस है, अभी इसका भी प्रूफ करेंगे, चिंता मत करो, एक एक प्रूफ के साथ समझते चलेंगे। अब जल्दी से बता दूं, जो कमज़ोर बालक हैं, जितना मैंने बताया अगर समझ आए ठीक है, अदरवाइज आपको दो बातें याद रखनी है, ये दो बातें, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी में जो लिखा था वो समझा दिया, प्रूफ समझा दिया कि एक्चुअली में आए कहाँ से, डेरिवेटिव दो बातें बताता है, आपको ये भी बता दिया। और कोई भी फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो तो ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो आप साफ साफ बता दोगे, क्योंकि इन द एंड पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ इनफाइनाइट टाइम्स और नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट टाइम्स, यस और नो। तो इसलिए एंड पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और आगे आप पढ़ोगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, तो इसकी लिमिट है ए से लेके बी तक, तो उसकी लिमिट को पता है ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पूछो क्यों? अगर क्लोज ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट है ना, और एंड पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इनको लेना ही नहीं हमको, तो ओपन ब्रैकेट आएगा। क्या चमका? ओपन ब्रैकेट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको पता है ना, जैसे ये फंक्शन है, ये इसका एंड पॉइंट हो गया, अब इस पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं क्योंकि कई सारे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। क्या चमका? पक्की बात है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है तो इसका मीनिंग क्या कि जब ये पास गया तो इसका टेंजेंट, ये पास गया इसका टेंजेंट, एक के ऊपर एक आ रहे मतलब एक हैं, तो फंक्शन क्या है वो? क्या चमका? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स कर लेना, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैं। पानी है क्या इसमें? देखा, चलो आ जाओ। अब ये मैं सारे फॉर्मूले अभी लिख के बता दूंगा आपको, ये पूरे चैप्टर 5 तक के काम देंगे, 5 6 सभी में काम देंगे दबा के हैं, पूरे 9 चैप्टर तक के हिसाब से लिख दे रहे हैं। अब देखो बताते हैं कि एक एक करके डी ओवर डी, मतलब अब समझो कि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोलते 1 2 3 4 माइनस इस टाइप, पाई भी एक कांस्टेंट में आएगा। कह रहे हैं डी ओवर डी मतलब एक्स में चेंज हो रहा है तो द के किस रेस्पेक्ट से चेंज होगा। एक बात सुनो, x में कुछ भी चेंज कर लो, k में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। जब k में कुछ भी चेंज नहीं होगा मतलब जीरो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? मतलब आपको समझा रहे हैं y इज इक्वल्स टू, आपको दे दिया 2, अब कह रहे हैं x में चेंज कर लो। भाई साहब x है यहाँ पे, x में तो लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 0 × x, x में कुछ भी चेंज कर लो आएगा तो 2 ही, मतलब जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा ना फिर। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। x की पावर n का होता है n(x(n-1). अब समझो इसको भी, x यहाँ पे वेरिएबल है भाई साहब, और n क्या है यहाँ पे? कोई भी एक नंबर, कोई भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे n वेरिएबल नहीं है, n यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या जमगा? पक्की बात है। अब मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ, आगे लिखेंगे। अब इस पे बेस्ड एक चीज़ बताते हैं आपको, देखो नॉलेज के लिए केवल, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है एक्स क्यूब, ठीक, एक्स क्यूब है। अब आपसे बोला गया कि इसका स्लोप फाइंड करो इस फंक्शन, प्लीज। पॉइंट एक है हमारा 1,1 एक कोई पॉइंट होगा इसके ग्राफ पे, कह रहे हैं इस पे स्लोप फाइंड करो। इसका क्या फाइंड करो? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। उस पॉइंट से एक स्लोप, एक टेंजेंट जा रहा है, उसका स्लोप फाइंड करो। मान लो कि आपको डेरिवेटिव नहीं आता कुछ भी, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है स्लोप निकालना, तो 11th क्लास में जो स्लोप निकालना पड़ा उसकी दो कंडीशन थी, या तो आपको एंगल पता लग जाए तो m = tan थीटा, या फिर आपके पास दो पॉइंट गिवन हो, यहाँ तो एक ही पॉइंट गिवन है। तो 11th क्लास यहाँ पे फेल हो गई। 11th क्लास में जितना पढ़ा था आप 11th क्लास का पढ़ के इसका स्लोप नहीं फाइंड कर सकते, तो इसीलिए मार्केट में क्या आया? डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव कैसे, बिना स्लोप निकाले मतलब एक लाइन के अंदर आंसर कैसे आएगा? y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ इस तरीके से होता है, बना लेना घर पे आके, लगभग इस तरीके से होता है। कह रहे 1,1 ये रहा, ठीक है, 1,1 ये रहा, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे, ये रहा, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। कह रहे इसका स्लोप फाइंड करो। अगर आपको ये एंगल पता लग जाए
तो आप ऐसे कर दोगे चुटकियों में, लेकिन एंगल बताए नहीं है। तो अब देखो डेरिवेटिव्स कैसे, y इक्वल टू एक्स क्यू, क्या इस तरीके का डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, x की पावर n, तो n की जगह क्या पुट कर दोगे 3, क्या पुट कर दोगे 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1, कितना है 3x, यस और नो। और किस पॉइंट पे फाइंड करना था, 1 पे, 1 तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो x की जगह रख दो 1, तो इसका स्लोप ओवर टेंजेंट कितना निकल के आ गया 3। तो ये डेरिवेटिव हमको बताता है क्या चमका, डेरिवेटिव हमको बताता क्या है कि आपने उसका ग्राफ बनाया, क्या चमका ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ पे जो भी पॉइंट था उसका डेरिवेटिव करके सीधे रख दो, डायरेक्ट आ गया निकल के, ना पॉइंट की रिक्वायरमेंट ना एंगल की रिक्वायरमेंट। तो डेरिवेटिव स्लोप ओवर टेंजेंट ऐसे बताता है, ठीक है। चलो अब e की पावर x का फॉर्मूला होता है भाई साहब, e की पावर x, ये तो फॉर्मूले हैं, इन सब के प्रूफ 11वीं क्लास में बता देते। a की पावर x का मोस्ट इंपॉर्टेंट, a की पावर होता है a की पावर x इंटू लॉग a, लॉग x का। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या अंतर देखो, जब लॉग में आपको होता है बेस होता है भाई साहब, और जब कुछ नहीं बोला जाता है तो उसको नेचुरल बेस मतलब ई माना जाता है, क्या माना जाता है ई, जब कुछ बेस नहीं बोला तो ई मान लो, इसको होते हैं नेचुरल बेस, ठीक है। ई जो होता है ये यूलर कांस्टेंट होता है, इरेशनल नंबर होता है, आगे की बातें हैं सब। लेकिन अगर ये दे दिया गया ई को छोड़ के ए की जगह कोई मतलब ए कोई भी कांस्टेंट है 2 3 4 कुछ भी दे दिया गया, तो इसका आंसर आता है 1/x इंटू 1/log a, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर s, cot x का माइनस cosec स्क्वायर s, sec x का sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। भैया ये फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस लगा दो, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस लगा दो बस, इसमें होता है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, इसमें माइनस लगा दो। यहाँ पे खैर आपको एनसीईआरटी बुक में मॉडुलस मिल जाएगा, मॉडुलस का मतलब होता है जो भी आंसर है पॉजिटिव लेंगे। अच्छा अब प्रोडक्ट रूल क्या, कि दो फंक्शन जिनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो कहते हैं किसी भी एक फंक्शन को छोड़ दो, किसी भी एक को जो आपको अच्छा लगे, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, अब जिसको छोड़ा था उसका डेरिवेटिव उसको छोड़ दो दूसरे वाले को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन रूल डिवाइड में, ये दो फंक्शन का अगर डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन, तो क्या होता है इसको समझना, यहाँ कंडीशन क्या थी आकाश, किसी को भी छोड़ दो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो नीचे लिखा पहले उसको छोड़ो, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ क्या था किसी भी एक को छोड़ दो उसका, लेकिन यहाँ कंडीशन का अगर वी है तो पहले वी को छोड़ो इनटू दूसरे वाले का डिफरेंस, माइनस हमेशा आएगा, अब जिसका डिफरेंशिएशन है उसको छोड़ो, दूसरे का अपॉन वी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, और जो सबसे आपको नाम मिलेगा चेन रूल, कौन सा रूल, ये मैं जितनी बार बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ ये बकवास है एकदम, बहुत कंफ्यूज हो गए इसको देख के, कि इसका अगर आप चेन रूल को समझने बैठोगे एनसीईआरटी में तो आपको लगेगा डेरिवेटिव बहुत टफ है, और जबकि इसी का यूज़ है तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हम लोग समझेंगे देसी तरीके से, नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे एनसीईआरटी सेल्फ स्टडी करोगे बहुत लॉजिकल लगेगा आपको, है नहीं उतना लॉजिकल, वो टीचर्स को तो समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, आएगा आपको ही, बट थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा। तो ये सारे फॉर्मूले लिख लो, अभी टाइम है और पढ़ेंगे कम से कम आधा घंटा और। प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम था, ठीक है आगे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है इसको लिख लो, क्योंकि चलो अब ये एक ये थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाले थ्योरम है, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन है पहले से ही गिवन है कि वो किसी एक पॉइंट मान लो सी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, तो ये पक्की बात है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वही फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन अगर बात करें इसका उल्टा, रिवर्स, जिसको बोलते हैं कोरोलरी,
ये गलत है क्या कि अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, इट मे बी और मे नॉट बी, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूस होगा, इस बात को प्रूव करना है। तो एक बात सुनो, हमको बोला गया है कि वो फंक्शन हमारा सी, कोई भी एक पॉइंट है सी पॉइंट, उस पर क्या है डिफरेंशिएबल है, तो क्या आपको ये गिवन नहीं है? क्या आपको ये गिवन नहीं है? अगर एक फंक्शन सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती, गिवन है। प्रूफ क्या करना है? बुक की तरह बिल्कुल मत करना। प्रूफ कह रहे हैं कि वो प्रूफ करो कि सी पॉइंट पे क्या होगा, वो कंटिन्यूस, मतलब आपको ये प्रूफ करना है लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी, ये तो प्रूफ करना है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। तो चलो भाई साहब, और इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी बता दूंगा कि हाँ भाई ये तो बात सही कह रहे हैं एकदम। देखो कैसे, पहले प्रूफ करते हैं। इसको हटाओ, LHS को उठाओ, LHS लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स। अब एक बात ना सुनो, हमको ये चीज़ गिवन है तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हमने देखा माइनस एफ सी, तो मैंने क्या किया, माइनस का एफ सी किया और प्लस का एफ सी किया। क्या कोई दिक्कत? आप बताओ ना कि हाँ सर ये दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं, बहुत खुशी की बात है। चलो, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ भाई, मैंने एकदम यही बना दिया, x माइनस सी से डिवाइड किया और x माइनस सी से मल्टीप्लाई किया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल सही बात है। अब देखो 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट हर किसी पे चली जाती है, सेपरेट सेपरेट अलग अलग चली जाती ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट x टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी प्लस लिमिट x टेंड्स टू सी एफ सी। अलग अलग भी तो हो जाता है, आपको पता है ना, अगर इन दो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट दोनों पे अलग अलग हो जाती है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहता है। अच्छा, क्या इस चीज़ को एफ डैश सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एफ डैश सी। अब एक बात सुनो, x की जगह क्या पुट कर दो? c, तो c माइनस सी क्या हुआ? 0। क्या हुआ? 0। अच्छा, x की जगह क्या पुट कर दो? c, क्या फंक्शन में कहीं x है तो fc का fc आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? 0। तो क्या निकल के आया? और यही तो प्रूफ करना था। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर कोई फंक्शन सी पॉइंट पे हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो सी पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूस अवश्य होगा। क्या चमका? सिंपल सा प्रूफ है, अपने तरीके से हमने किया, कुछ नहीं था, जो गिवन था उसी को लेके हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, ये तो प्रूफ हो गया मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली समझो, ये बोला गया कि एक फंक्शन है वो सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये रहा भाई साहब सी पॉइंट। अब समझना जरा, सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल मतलब आपको याद आ रहा होगा, ये पॉइंट उठा के यहाँ पे लेके आए तब टेंजेंट बनाया, ये पॉइंट यहाँ उठा के, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि ये दोनों पॉइंट जब एकदम पास लेके आए हैं तो एक ही टेंजेंट जा रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मतलब लगातार हैं ये दोनों पॉइंट गए आपस में। क्या बात समझ आए ना? अगर ब्रेक होता कि ये पॉइंट आया, इसका टेंजेंट जा रहा है ऐसे, इसका टेंजेंट जा रहा है ऐसे, तो मतलब दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ ब्रेक है, कंटिन्यूस नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर हैं यार, ये इधर से जा रहा है, ये तो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो पक्की बात है ज्वाइंट है वो, और जब ज्वाइंट है मतलब कंटिन्यूस है। ये प्रैक्टिकली भी हम लोग समझ सकते हैं, बट मैथमेटिकली ये है, दिखाना पड़ेगा। तो ये एक थ्योरम है। अच्छा, अब एक होता है कोरोलरी, उसको बोलते हैं उपप्रमेय, मतलब इसी का यूज़ करके, जैसे एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, उसी का यूज़ करके एक और इन्होंने थ्योरम बना दी। क्या कि इसका जो वाइस वर्सा है, मतलब इसका जो रेसिप्रोकल, इसका जो उल्टा है, वो हमेशा ट्रुथ नहीं होगा। मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल है मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन
0 पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पूछो क्यों? अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही तो ग्राफ आता है। तो देखो ना, अगर ये सब हटा दो तो ये रहा एंड पॉइंट कितने, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। तो इसका लाइव एग्जांपल है डिफरेंट कि भैया मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो इसका जो उल्टा है वो हमेशा सही नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या चमका? ठीक है ना। कई ऐसे फंक्शन है कि जो डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूस भी, लेकिन इसका उल्टा हमेशा सही नहीं है। पहले इस प्रूफ में होता कोई दिक्कत है, हटा। ये ठीक है, हाँ मैंने LHS उठाया, बड़ा मज़ा आया। अब हमको ये बनाना था कोशिश की, क्योंकि ये गिवन है -FC + FC, कोई दिक्कत, x - c से डिवाइड मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा हो रहा है भैया? इसको देख के करें, हम अपना लॉजिक बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, हटाओ आके से। अब चेन रूल थोड़ा समझाते जो सबसे इंपॉर्टेंट, जाना कहीं नहीं बेटा आज। अब देखो एक और हेडिंग मिलेगी तो आपको एनसीईआरटी में कम कि डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। फिर कंपोजिट फंक्शन क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, जब दो फंक्शन को कंपोज करके एक नया फंक्शन बनाते हैं। तो जैसे सपोज आपको ये दे दिया गया कि y, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधे, एग्जाम्पल 21, y = sin x²। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन sin x का है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और एक क्या हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इनको मिला के एक नया फंक्शन बना दिया। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इसको उन्होंने बड़ी हेडिंग डाल के चेन रूल और बड़ा ही अस्त व्यस्त समझाया, बड़ा ही अलग तरीके से। जैसे आपको सपोज उन्होंने क्या लिखा, मैं उनकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, dy/dx, और आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे कि dy/dt इंटू dt/dx। एक तो ये दिखा देंगे, और भी ज़्यादा मान लो कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो कहेंगे dy/dt और dt/dz और dz/dx। तो ये चीज़ें, मैं इन चीज़ों पे जाऊंगा, लेकिन आपको ये समझाने से पहले ये जितनी भी ये लॉजिकल बात है उनके अकॉर्डिंग इसको पहले सिंपल वे में समझ लो, फिर आप ऑटोमेटिक रिलेट कर पाएंगे इससे, ऑटोमेटिक से आपको समझ में आ जाएगा। चेन रूल नाम दे दिया गया है कि चेन बनती जाती है, उस चेन के पीछे का लॉजिक समझते हैं। जब आपको बोला गया कि y है, y का डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं dy/dx। ठीक है, या इसको बोल दो y', अगर dy/dx ना बोल के y' बोल दो, या y1 बोल दो, या आप इसको बोल सकते हैं y को हम लोग fx भी बोलते हैं, एक ही बात है। इन चारों किसी से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तरीका एक ही है। ठीक है सर। अच्छा, हमेशा आपको y नहीं मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर फंक्शन y = x² है तो आपको dy/dx मिलेगा, अगर फंक्शन z = x² है तो dz/dx मिलेगा। y से नॉर्मली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिमाग में ये सेट हो गया डेरिवेटिव मतलब dy/dx, ऐसा जरूरी नहीं है। y के टर्म्स में है तो y आ जाएगा। अच्छा, सिंपल सा बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि y = sin x का डेरिवेटिव बताओ, और आपको ये हर बार पूछेगा किसके रेस्पेक्ट में। तो अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। फाइंड द, प्लीज़ बोलो नहीं, अब बोलो नहीं बिल्कुल भी, फाइंड y' विद रिस्पेक्ट टू x और फाइंड y' विद रिस्पेक्ट टू मान लो कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया मान लो t। इन दोनों को समझ लो, चेन रूल खत्म, तुम्हारा कुछ है ही नहीं चेन रूल एक्चुअली का। कह रहे हैं कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y है, मतलब आपको dy/dx फाइंड करना है। तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। एक्चुअली में ये हमको इतना ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए चेन रूल समझने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 11वीं क्लास से टीचर ने इतना बता के हट गए, फिर चेन रूल हमको बहुत टफ लगता है। एक्चुअली में ये नहीं हुआ है, sin x का cos x हो गया। ये sin x भी तो कंपोजिट फंक्शन है, एक ये भी तो है। कंपोजिट फंक्शन दो होते हैं, एक साइन फंक्शन और एक उसके साथ लगा हुआ है क्या, पॉलिनोमियल। तो अभी तो साइन का हुआ है, फिर इस x का भी डेरिवेटिव होता है, इस x का भी डेरिवेटिव होता है। तो d/dx इंटू x, इस x का भी होगा, लेकिन लिखते क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी dx ये भी dx कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमको बताया नहीं आता, क्योंकि सिंपल होता है, टीचर बोलते हैं साइन x का cos, याद कर लो बस। ठीक है, अच्छा जी, तो dy और साइन x का cos x, यस। और अब उसके साथ जो लगा हुआ है दूसरा फंक्शन, उसका भी x के रेस्पेक्ट में होगा,
क्या डिफरेंस है। और चेन रूल क्यों, पॉइंट लगाए मतलब मल्टीप्लाई है, चेन बनती जा रही है, तो कायदे में इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर dx नीचे dx, तो आंसर क्या आता है cos x। हाँ आएंगे आएंगे यार, पक्का आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने इसीलिए एक्स स्क्वायर पहले लिया है, बिल्कुल आएंगे ना। ये समझा ना आपने कि साइन एक्स का ये कैसे हो गया। और अभी देखो तुरंत आपको की बताते हैं, d/dx, प्लीज़ यार बंद करो ये सब बंद करो। log x का आपको बोला गया कि फॉर्मूला 1/x होता है, यही तो बोला गया। अब देखना इसके पीछे भी लॉजिक था, ax का क्या बताया गया 1/x इंटू लॉग a, यही तो बोला गया। अब समझना, ध्यान से समझना, जबकि ये और ये एक ही बात है, यहाँ पर भी ये लिखा जाएगा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा log a। अब a की जगह यहाँ पे क्या है e, क्या है e, और बेस में क्या होगा e, जब कुछ नहीं तो ये क्या हो गया 1 हो गए, तो इसलिए लिखते नहीं है इनको, इसलिए उसको क्या 1/x बोल देते हैं। ठीक है, तो चेन रूल फिर से समझो कि साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर उसके साथ जो लगा हुआ उसका भी होता है मल्टीप्लाई, लेकिन वो कैंसिल हो जाता है। चलो अब एक और देखो, y = साइन एक्स स्क्वायर, जो हमारा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं करेंगे, dy/dx। सबसे पहले हमारे पास साइन आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस, अब x था यहाँ पे, इस x की जगह क्या एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर, सिंपल सा। फिर इसका भी तो होगा इंटू d/dx एक्स स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का फॉर्मूला x वाले n से होगा, तो क्या होगा nx n-1, क्या हो जाएगा, इसी को चेन रूल बोल दिया गया कि चेन बनती आती है। अब इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी में कैसे किया गया वो बताएंगे आपको, उससे पहले ये देख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये समझ गए है कुछ नहीं लेकिन काम का बहुत है। ये कह रहे हैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो, लेकिन t के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, t के। अब समझना बड़ा मजा आने वाला है, dy/dt फाइंड करना है, साइन एक्स का cos x, अभी तो इसके तो एंगल x ही है, फिर x का भी तो होगा किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt, तो इसका ये आंसर हो गया। हाँ सॉरी dt, y को जो साइन एक्स है, जब x के रेस्पेक्ट में गया तो ये कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, यहाँ dt है यहाँ dx है, तो इसका डेरिवेटिव का आंसर ये हो गया कि साइन x का तो cos x हो गया नॉर्मली, फिर इस x का भी तो होगा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, तो dx/, इतना ही छोड़ दो, इसको इतना ही छोड़ के आ जाओ, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा ना यार, यहाँ तो कैंसिल हो गया था ये, तो ये चेन रूल होता है। अब इसकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, हाँ वो आपसे बोलते हैं, यस वो आपसे बोलेंगे, लेकिन अगर फंक्शन ये दे दिया कि y = t² मान लो, और कुछ नहीं बोला है, तो फंक्शन t में है तो t के रेस्पेक्ट में करो, हाँ वरना देगा आपको पक्का कि x के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट, क्या चमका। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखो चेन रूल से कैसे बच्चों को कितना कॉम्प्लिकेटेड बताया जाएगा, लेकिन चेन रूल पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है भैया, क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, एक्सरसाइज 5.67, ये तो बेसिक है बहुत। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, देखो y = साइन एक्स स्क्वायर है, उन्होंने क्या किया कि जो कंपोजिट फंक्शन अलग से था इसको t लेट कर लिया, या कुछ भी लेट कर लो, क्या लेट कर लिया, पक्की बात है सर, अच्छा है। अब आ जाओ, अब ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, y = साइन t, हमको फाइंड करना भाई साहब x के रेस्पेक्ट में, तो देखो dy/dx साइन t का cos t, फिर t का भी तो होगा, यस और नो, तो वो क्या होगा dt/dx। तो अब सुनो cos t, अब t तो ये है ना किसके रेस्पेक्ट में, x, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्या होगा, अच्छा, और t को क्या लेट किया था, तो t को हटाओ, क्या करो, तो ये एक लैंग्वेज होगी लेट करके करने वाली, जब प्रैक्टिस हमारी इतनी हो जाएगी हम ऑटोमेटिक आगे आगे भागेंगे, क्लियर है। अब जैसे ये है y = किसी ने आपसे पूछा tan 2x² - 1, ठीक है, मान लो ये पूछा किसी ने, तो निकालो y', तो इस पूरे को x मान लो, तो tan x का क्या होता है sec² x, और फिर इसका भी तो होगा, तो x² का क्या होता है 2x, और 2 पहले से कितना हो गया 4x, -1 का क्या होगा 0, तो 4x, दिस इज योर आंसर।
एक लाइन प्रैक्टिस अपनी थोड़ी फास्ट करो, क्योंकि 11वीं क्लास में सब पढ़ के आए हैं, कब तक लेट करते फिरोगे यार, क्या चमका। जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। चैन रूल का एक हवा सा है बच्चों के, कि चैन रूल क्या होता है, क्या लेट करना होता है, ये सब नहीं जाओ यार उस पर बिल्कुल मत जाओ। आप नॉर्मली अपने तरीके से सॉल्व करो ना, इस तरीके से, और आपको क्लियर कर दे। अभी आपके लिए ये 5.2 नई एक्सरसाइज है। एग्जाम में ये सब नहीं पूछे जाएंगे आपसे, देखने को भी नहीं मिलेंगे आपको भाई साहब, ये देखने को भी नहीं मिलेंगे। इतने लेंदी क्वेश्चन आएंगे 4-4, 5-5 नंबर में। तो चैन रूल को इसी तरीके से समझो, ख़त्म करो इसको, ठीक है। इसको ज़्यादा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी। क्लियर है जी। और क्या बचा यार, 5.2 में देख लेते हैं बुक में, और कोई हेडिंग बची रहेगी। हाँ, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल का प्रूफ जरूर बनाऊंगा आपको, एग्जाम में नहीं आएगा, किसी बुक में उसका प्रूफ नहीं है ना, ना RD शर्मा में तुम्हें मिलेगा, उसमें प्रूफ नहीं मिलेगा उसमें। तो प्रूफ का एक वीडियो जरूर बनाएंगे, कल ही बना देंगे, चाहे एग्जाम में नहीं आएगा, नॉलेज के लिए। कल एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे इसकी, मुझे लगता है हो गया।